इसका पीडीएफ जो आप लोगों की डेली क्लास हुआ करेंगी टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि हर क्लास की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी। तो साथियों इसके बाद हम लोग एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों एस्टेट 2011 में आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, जो स्टेट के नाम से पहले हुआ करता था। फिर 2015-16 के आसपास इसको एच टेट का नाम दे दिया था। साथियों पीआरटी की अगर हम लोग बात करें तो पीआरटी में आप लोग देखेंगे सीडीपी आप लोगों का 30 नंबर का रहता है, हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर का रहता है, मैथ्स रीजनिंग जीके ये सब 10-10 नंबर का रहता है आप लोगों का। मैथ्स आपका 30 नंबर का होता है और ईवीएस भी आप लोगों का 30 नंबर का होता है। 10 नंबर की मैथ आपकी यहां से पूछी जाती है और 10 नंबर का रीजनिंग होता है। तो साथियों ये टोटल हो गए 50 नंबर, 30 40 50। मैं आपको 50 नंबर की तैयारी करा दूंगा, मैं काफी समय से कराता भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो पीआरटी की बात है। अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो भाई ये तो कॉमन है सब कुछ, इसमें भी सेम था इसमें भी सेम है। तो भैया यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, इन लोगों ने बीएससी किया हुआ है जिसका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ 60 नंबर का होगा। साइंस भी ले सकते हो आप, 60 नंबर का साइंस रहेगा। जिनका आर्ट ग्रुप है एसएसटी ग्रुप है तो उनका एसएसटी 60 नंबर का रहेगा। या फिर किसी का थर्ड पेपर पीजीटी की बात करें तो वहां पर उनका जो सब्जेक्ट होगा वो 60 नंबर का रहेगा, अगर पीजीटी की बात करते हैं। तो भैया इसमें अगर मैं मैथ साइंस वाले में मैथ वाले पोर्शन की बात करूं तो मैथ 60 नंबर का रहेगा, 10 नंबर की मैथ यहाँ पर और 10 नंबर की रीजनिंग यहाँ पर। तो 80 नंबर मैं बिल्कुल बड़े प्यार से इन चीजों को करा सकता हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर कराऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिएगा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको पीआरटी का जो पीआरटी के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे 2011 से लेके अब तक। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं तो इन टॉपिक को टारगेट किया गया है। आजकल तो ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन देने लग गया है। ठीक है, तो इन टॉपिक से तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे पूछे जाते रहे हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को टारगेट करने हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप पहले करिएगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो चलिएगा ये सिलेबस भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो भैया मैथ्स एस्टेट पेपर 1 2023 को आज हम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ देखिए, तो भैया आज का पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके पेपर तक आपके साथ में रहेगा, पूरी तरह से समर्पित रहेगा। ठीक है भाई, चलिएगा शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट ज्यादा नहीं देखूंगा, मेरा फोकस पूरा होगा कि एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। यहाँ देखिए साथियों 10 के फैक्टर बताइए। पहले तो ये बताइए 10 के जो गुणनखंड होते हैं, 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं। गुणनखंड, पहले तो इसको खंडों में तोड़ दो। भाई 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो साथियों ये 10 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनका टोटल, इसने बोला कि माध्य बताइए, एवरेज बताइए। एवरेज क्या होता है? एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ डाटा, इन सभी का सम करेंगे तो 18। तो भैया नंबर कितने हैं? 4। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साथियों ये आपका 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए। एक बार इतना करिए ना, एक बार आप लोग मान लो कि कोई संख्या x है, उसमें से 35 घटा दिया जाए। ठीक है, तो बोलता है कि वह संख्या 80% रह जाती है। संख्या क्या थी? संख्या तो आप लोगों की x थी, तो इसने कहा 80%। साथियों 80% को क्या बोलते हैं? 4/5। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, आप इसको 20 से काटोगे, 4 ये 5, ये 4/5, मतलब 80% का मतलब होता है 4/5। तो वो संख्या 4/5 रह जाती है, तो 4/5 रह जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 35 इक्वल टू 4x। साथियों मल्टीप्लाई करिए ना, एक बार ब्रैकेट खोलिए, 5x माइनस 175 तो 4x। साथियों 4x को यहाँ लाओ, 175 को वहां ले जाओ, तो आपके पास बचेगा x, 175 वहां जाएगा तो 175। तो हम लोग संख्या x मान के चले थे वो 175 आ गई है।
यहां तक हम लोगों का काम हो चुका है। अब उसने क्या बोला कि संख्या का 4/5 बताओ। संख्या तो हम लोग निकाल लिए 175, इसका 4/5 आपको निकालना है। कैंसिल करोगे 35 पे कटेगा, 35 की 4 से गुना करोगे तो 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है? आप इन तरह के क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी करते चले जाइए। ओके, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्यों बड़े ध्यान से देखिएगा क्या बोला। इसने बोला कि y का x%, y का मतलब मल्टीप्लाई x, परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या y का x% कितना बोला उसने, 100 बोल दिया। क्या बोल दिया, 100 है। एक दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, देखिए z का y%, इसने बोला कि z का मतलब मल्टीप्लाई y, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, और वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। साथियों दो सिचुएशन दे रखी है उसने, y का x% 100 है, z का y% 200 है। मैंने दोनों बातें लिख ली हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन y है। तो मेरे भाई एक काम करो, आप लोग है ना y का वैल्यू निकाल के, यहां से y का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो आपको रिलेशन भी तो x और z के बीच में बताना है ना। y तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए, तो आप एक काम करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000, x नीचे आ जाएगा। आप इसको y इक्वल टू 10,000 अपॉन में x, ताकि y का वैल्यू आप लोग ऐसे में निकाल लोगे। अब इस y के वैल्यू को यहां पर पुट करिए, x इंटू वाई का वैल्यू कितना भाई 10,000 है। ओके, अपॉन में x, नीचे में क्या है 100 दे रखा है, नीचे में 100 और यहां पर 200 दे रखा है। तो मेरे भाई 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, 2 जीरो को 2 जीरो से काटो, आपके पास बचेगा z बाई एक्स बोले तो 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z बोले तो 2x, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, x और z के बीच में क्या रिलेशन है, तो z इक्वल टू 2x इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, करना कुछ नहीं था, यहां से y की वैल्यू निकालिए, यहां पर पुट कर दीजिए, बस यही तो आपको बताना था कि x और z के बीच का रिलेशन आप लोगों को बताना था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज को बार बार किया जाए तो एक नई चीज की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, तो आप इसको 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ। ओके, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, रेंज बताना है। रेंज मतलब परिसर, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। मोड बताना है बहुलक, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो, बहुत बार आया हो, बहुलक होता है। मीडियन आपको बताना है। साथियों असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच का नंबर जो होता है उसको अपन लोग मीडियन कहते हैं। तो फिर अपन लोग एक काम करते हैं, पहले तो अपन लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मीडियन तो निकालना ही है ना। आप लोग एक काम करो, सबसे छोटा नंबर बताइए क्या है, आप बोलते जाइए मैं लिखता चला जाऊंगा। साथियों 6 है सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 8 है। आप लोग ना इसको कैंसिल करते रहा करो ताकि दोबारा रिपीट ना हो जाए। 10 कितनी बार है, 10 आपका 2 बार है। साथियों 10 कितनी बार है, 2 बार है। 10 आपका 2 बार है। उसके बाद 15 3 बार है, भाई 15 आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार। 15 के बाद, 15 के बाद आप लोग क्या लिखोगे, 50, 100, 120। भाई 50 लिखोगे, 100 लिखोगे, 120 लिख दोगे। 50 लिख दिया, 100 लिख दिया, एक 80 भी रह गया। तो मैं तभी कह रहा था कि काटते रहा करो साथ साथ में, 50 और यहाँ पर 80 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100 और 120। ठीक है, आपका ये 100 और ये आपका 100। तो मैंने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, परिसर। देखिए भाई, रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने का तरीका होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी संख्या 120 और ये 6, तो भाई ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मोड कैसे निकालते हैं मेरे भाई, मोड निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है, मोड बहुत बार कौन सा नंबर आया है 15, तो भैया 15 आप लोगों का हो जाएगा, मोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मीडियन। साथियों उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन क्या होता है, माध्यिका।
माध्यिका कैसे निकालते हैं? बीच का नंबर। टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई 11 नंबर हैं। 5 नंबर आप यहां से छोड़ दो, 5 नंबर आप यहां से छोड़ दो। जो बीच का नंबर होगा वो मीडियन होगा। बीच का नंबर क्या होगा? मीडियन होगा। तो भैया आप लोगों ने क्या निकाल लिया? परिसर निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, माध्यिका निकाल लिया। इन तीनों का आप लोगों को माध्य भी निकालना है। आपको माध्य पता है किसका निकालना है? इन तीनों का निकालना है। साथियों आप लोग इन तीनों का मीन निकालोगे। क्या निकालोगे? मीन। मीन कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इन सभी को जोड़ोगे तो 144 आ जाएगा। कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो भैया 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे भाई? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ कसम कर लोगे ना? तो लाइक कर दो क्लास को एक बार। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए साथियों इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 15 पुस्तकों का कोस्ट प्राइस 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ पर देखिए साथियों 15 पुस्तक का कोस्ट प्राइस 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा सीपी को नीचे लाइए, 20 को यहाँ लाइए। कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो वहां पर जाके डिवाइड में हो जाती है। साथियों ये 15 है, 20 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस, यहाँ पर कोस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। तो आप इसको काटोगे, ठीक है, 5 से काटोगे 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इसका मतलब हुआ 4 में खरीदा 3 में बेच दिया। अब आप ही बताइए कोई दुकानदार 4 में खरीद के 3 में बेचेगा तो क्या होगा? 4 में खरीद के लाया, 3 में बेच दिया, लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस कितने का हुआ? 1 का। लॉस किसके ऊपर होता है? कोस्ट प्राइस के ऊपर। कोस्ट प्राइस कितना है? 4 है। तो भैया 25% का लॉस हो गया। 1/4 को क्या बोलते हैं? 25% का लॉस हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25% हो जाएगा। ओके, सभी लोग कर लेंगे ना भाई? लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी गुना में 100%। चाहो तो आप लोग 100% कर दो, 1/4 गुना में 100% काटोगे वही 25% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, एस्टेट 2023, सारे के सारे क्वेश्चन 2023 वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन में एक नहीं दो दो कंडीशंस दे रखी हैं। कैसे करोगे? 20 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस, साथियों 20 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो आप लोग एक काम करिए ना, एक्स को यहां लाइए, सीपी को वहां ले जाइए। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 20 तो पहले से है। ठीक है, और आप क्या करोगे? एक्स को यहां लाइए। चलिए वहां पर क्या है? एसपी है, और यहां पर एसीपी वहां चला जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो वहां पर जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलो भैया एक बात तो ये आ गई, एक इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। यही तो बोला गया था कि 20 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस एक्स वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो साथियों इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25% का। तो भैया प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25% का प्रॉफिट दे रखा है। साथियों 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब होता है कि दुकानदार ने 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट। 4 में खरीद के 1 का प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किसी आर्टिकल को 4 में खरीद के लाए, 1 में बेच, 1 प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने में बेचा? 4 में खरीदकर 1 प्रॉफिट पर बेचोगे तो 5 में बेचोगे। बेचना क्या होता है? बेचना सेलिंग प्राइस होता है, और खरीदना क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है भाई, सही है मेरे भाई। ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी तो वही था, ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस। अरे ये तो दोनों की दोनों मैच कर गई है ना। ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस। सही है भाई। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 20/x। भैया 5/4 इक्वल टू यहाँ पर 20/x। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग इसको ना क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? 5 से काटोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो? 5 से तो फिर भी काटना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बोले तो 16 आ जाएगा। ठीक है, x बोले तो 16, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा तरीका है, बढ़िया क्वेश्चन है। दो कंडीशंस दे रखी थी, यहां से भी एसपी अपॉन में सीपी निकाल लो,
इस वाले केस में भी एसपी अपॉन में सीपी निकाल लिया, दोनों को बराबर रख दिया। दोनों को बराबर रखने पर एक्स बोले तो एक्स क्या था, सीपी। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसको 2-3 बार आप लोग करिएगा। ठीक है, आ जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की शानदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखो यहां पर आप लोग लिखिएगा ईयर्स, यहां पर लिखिएगा मल्टीपल। ठीक है, इसने क्या बोला, एक राशि 7 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। साथियों इसने बोला कि 7 वर्षों में पैसा 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। मल्टीपल क्या होता है, गुना होता है। और वह राशि 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यार हमको 27 गुना बनाना है, हमको क्या बनाना है, 27 गुना। यार 3 को 27 कैसे बनाएं, सर जी 3 की 3 कर दो। यहां पर पावर 3 करोगे तो इसको गुना में 3 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 21 सालों में पैसा कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। देखो अगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, एक ट्रिक और बताता हूं। देखो पैसा 7 सालों में 3 गुना हो जाता है, अगले 7 साल में फिर 3 गुना होगा, 3 का 3 गुना 9 होता है। अगले 7 सालों में फिर 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। वो आपसे यही पूछ रहा था कि 27 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 21 सालों में हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखिए ना एक बार, 7 सालों में पैसा 3 गुना, अगले 7 साल में फिर 3 गुना, अगले 7 साल में फिर 3 गुना। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने देखा कि 21 सालों में पैसा 27 गुना हो जाता है। देखो यार सुंदरता की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आपके मन को जो भी ठीक लगे वो कर लो। मैं तो ऐसे करता हूँ। ठीक है, जितनी पावर बने उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको आए, आपको मन के आपके मन को भा जाए उस तरीके से कर लो, है कि नहीं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, यहां पर देखिए। साथियों एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, जिसने क्या बोला, ए और बी की सैलरी का रेशो, एक तो सैलरी दे रखा है, एक एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, और सेविंग भी दे रखा है। देखो यार एक बात बताना मुझे, ये तो ए हुआ, ये आप लोगों का बी हुआ, और ये मैं लिख देता हूं यहां पर सैलरी लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख दूं, सैलरी। ये सैलरी लिख दिया मैंने, यहां पर एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने, सैलरी एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या लिखोगे, सेविंग लिख दिया। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान 3 कमाता है, एक की सैलरी 3 है, खर्च 5 है, फिर भी बचा ले। ए क्या बोलता है, 3 कमाता हूं, 5 उड़ाता हूं, फिर भी बचाता हूं। ऐसा पॉसिबल है, कोई इंसान 3 कमाता हो, 5 खर्च कर दे, फिर भी बचा ले, नहीं ना। या आप लोग ऐसे केस में पता है क्या करोगे, रेशो का दुगना कर दोगे। तो दोनों का दुगना करोगे, 3 का दुगना करोगे 6, 2 का दुगना करोगे 4, उनकी सैलरी ये भी मान सकते हो, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे तो यही तो आएगा। मतलब 3:2 को 6:4 लिखा जा सकता है, 3:2 को 6:4 लिखा जा सकता है। एक ही बात है, तो आप एक काम करिए, इसको 6 लिखिए, इसको 4 लिखिए। ये उनकी सैलरी का रेशो है। अब एक्सपेंडिचर का रेशो, उनके खर्च का रेशो देखिए, तो भैया ये आपका 5 खर्च करता है, ये 3 खर्च करता है। ठीक है, अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, ए ए क्या कहता है, 6 कमाता हूं, 5 उड़ाता हूं, 1 बचाता हूं। सही बात है, अब तो ठीक है ना। 6 कमाता है, 5 खर्च करता है, 1 सेविंग करता है, और वो सेविंग किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। 2500, भाई दोनों की सेविंग 2500 है, प्रत्येक की सेविंग 2500 है। ए भी 2500 सेविंग करता है, एक 2500 के बराबर। आपको बताना है बी का खर्च, बी ये रहा, और बी का खर्च एक्सपेंडिचर ये रहा। तो भैया 3 का वैल्यू बताइए, एक 2500 के बराबर, तो 3 किसके बराबर होगा, ए चंद्रमुखी। अब तुम ही बताओ, एक जो लिपस्टिक होती है ना लैक्मे वाली, एक लिपस्टिक 2500 रुपए की आती है, तो 3 कितने की आएंगी, सर 3 7500 रुपए की, भाभी की शादी पे लेके आई थी, आप लाई थी क्या। अच्छा मुझे लगा कि आपके भैया लाए होंगे। तो सही है ना भाई, एक 2500 के बराबर, तो 3 7500 के बराबर, है कि नहीं। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा भाई, 7500, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करोगे, यहां पर देखिए साथियों, ए का मतलब है फर्स्ट नंबर,
बी का मतलब है सेकेंड नंबर। तो भाई ये फॉर्मूला होता है HCF मल्टी LCM। दो नंबर का मल्टीपल HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। ओके, अब इसने क्या बोला, HCF आप लोगों के पास 6 है, LCM इतना है। तो भैया HCF 6 है और LCM आप लोगों के पास 210 दे रखा है। मतलब ये दो नंबर का मल्टीपल हो गया आपका, A मल्टी B बोले तो इसके बराबर हो गया। देखो दोनों नंबर का मल्टीपल आपको दे रखा है, ठीक है, और दोनों नंबर का सम भी दे रखा है, दोनों नंबर का सम भी दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए बताओ, दोनों नंबर का सम दे रखा है, दोनों नंबर का मल्टीपल दे रखा है, ठीक है, ये बात कभी मत भूलिएगा। दोनों नंबर का मल्टीपल हमेशा HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। HCF और LCM जानते हो क्या होता है? HCF महत्तम समावर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे उसको HCF कहते हैं। एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। ओके, अब आप लोग यहां पर देखिए, इसको उठा लाइए, इसको चुरा लाइए यहां से, 1/a प्लस साथियों 1/b, एलसीएम लोगे ए बी आ जाएगा। साथियों यहां पर बी लिखोगे, यहां पर ए लिखोगे, ए बी को ए से काटोगे तो बी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी को बी से डिवाइड करोगे, ए की ए से गुना करोगे एक से, तो आपके पास ये आ जाएगा। चाहो तो आप इसको a प्लस बी अपॉन में ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको सम तो पता है, सम कितना दे रखा है, 72। सम कितना दे रखा है भाई, 72 दे रखा है। और उनका मल्टीपल कितना दे रखा है, मल्टीपल ये दे रखा है, मल्टीपल क्या है भाई, 6 गुना में 216। तो आप इसको काटो यार, कैसे काटोगे, काटोगे तो 12 पे कटेगा, 12 से काटने के बाद इसको आप लोग है ना 6 से काटो, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 36 आ जाएगा, ठीक है। 6 से काटोगे कितना आ जाएगा, 6 से काटोगे तो 12×6 = 72, यहाँ पर 12 आ गया, इसको उसके बाद मैंने 6 से काट दिया, 6 से काटोगे तो 6×3 = 18, 3 6 36, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, एक बार ना इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी कितना है, 72 है, 72 है, और ए बी का जो मल्टीपल है ना वो इतना दे रखा है, 6 गुना में 216 है ना, 210 है यार, 210 है, 210 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 210। अब आप इसको काटिएगा तो ये आपका 12 पे कटेगा, 12 के बाद आप इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 6×3 = 18, 3 ये आ जाएगा 35। तो भैया 2/35 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, 2/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 210 है भाई, 210 कर देना, ठीक है, चलिएगा भाई, 2/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। हमको a/b चाहिए, a तो रूट के अंदर फंसा हुआ है, b भी रूट के अंदर फंसा हुआ है। बोल राधा बोल, क्या करें सर जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, पक्का। उससे क्या होगा सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से रूट खत्म हो जाएंगे। चलिए आप कहते हो तो ऐसा कर लेते हैं, चलिए भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ओके भाई, इससे आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 0.05 मल्टीप्लाई 0.5 और आपका ए आ जाएगा, इक्वल टू, तो भाई ये क्या होगा, ये आपका इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, यही ना करोगे आप, क्या कर सकते हो इसमें, ऐसा ही करोगे, 0.5 मल्टी 0.5, इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करूंगा तो बी आ जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। यार मुझे क्या चाहिए, मुझे तो a/b चाहिए, a/b चाहिए। तो भाई एक काम करो, b को यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, चलो ऐसा कर लेते हैं मेरे भाई, b मल्टीप्लाई में तो यहां पर आके डिवाइड में हो जाएगा, a/b इक्वल टू, तो इसका क्या करें भाई बताओ, इसका अपन लोग क्या कर सकते हैं, तो यार देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे, चाहो तो 4 बार लिख सकते हैं। वैसे इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.25 होता है, 5 5 25, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 0.25 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 0.25 2 बार लिख दो, और ये चीजें कहाँ चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी,
तो भाई यहाँ पर क्या है 0.05 मल्टीप्लाई 0.5, ये आप लोग लिख सकते हो। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काट दो, ठीक है। चलिए भाई ये तो हो गया। अब इसको भी काटोगे तो ये कट जाएगा 0.5 पे कट जाएगा, ये भी खत्म। तो इसको काटोगे ये आपका 5 पे कट जाएगा, 25 हो जाएगा। तो A/B इक्वल टू 5×5 = 25। लेकिन भाई ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट अभी भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A/B बोले तो 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप अपने तरीके से काट लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैंने अपने तरीके से काट लिया, इतना तो सभी लोग कर लेंगे ना भाई। पॉइंट से पॉइंट कैसे कटता है ये तो आई थिंक सभी लोग कर लेंगे ना। पर फिर भी दिक्कत आए तो मैं काट के अलग ज्यादा खोल के बता देता हूँ। तो एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या कम है, फिर क्या कम है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहां पर देखिए साथियों। एक इसने क्या बोला कि, इसने बोला कि पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागोन, हेक्सागोन, ये सब पॉलीगन होते हैं। जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। उसके सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है। इसका जो योग का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। योग का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग। साथियों सभी कोणों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो n-2 × 180 होता है। ये जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल एनी पॉलीगन, सभी कोणों का योग, किसी पॉलीगन के सभी कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और आपको पता है कि पाई का मतलब 180 होता है, क्योंकि आंसर में पाई है तो आप 180 की जगह पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भैया n/2 यहां पर पाई भी लिख सकते हो, पाई। अब यहां पर n का मतलब साइड से होता है, तो कितनी साइड है 10, तो 10 में से 2 गया 8, 8 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा साथियों। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज। चार तरह की ट्रायंगल होती हैं आप लोगों की, एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। हिंदी में बता देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल होता है विषमबाहु त्रिभुज, और आप लोगों का आइसोसेल ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर जो तीनों भुजाएं बराबर है वो होती है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसी होती है मेरे भाई, ऐसे में इसमें एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया निकालना, एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया दे रखा है 4√3 दे रखा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। √3 को √3 से काट दो, 4 ऊपर जाएगा, a² बोले तो 4 का स्क्वायर, कैंसिल करोगे, a बोले तो साइड, साइड 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना भाई। 4 4 4, सभी को जोड़ दो, पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा 12, 4 4 4 बोले तो 12, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कर लोगे सभी लोग पक्का। तो आप एक बार क्लास को भाई सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो, टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है, टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आने वाली सारी क्लासों के पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का साइड और हाइट का रेशो आपको बताना है। देखो भाई ये समबाहु त्रिभुज होती है, ये इसका हाइट होता है, साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब तो ए होता है, ठीक है। इसने क्या बोला कि साइड, साइड बोले तो ए होगा। फिर उसने बोला हाइट, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a होता है। आपको क्या बताना है, इसका रेशो बताना है। ए को ए से काट दो, यहां पर 1 बचेगा, कटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2/√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा,
साथियों इस क्वेश्चन में आपको ना एक सिलेंडर दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सिलेंडर दे रखा है। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप। भाई एक बात बताओ, जो सिलेंडर का आधार होता है, जैसे कि आप लोग ये गिलास देख पा रहे हो, इसका जो आधार होता है, गिलास के नीचे क्या होता है? गोल गोल हिस्सा, और गोल जो गोल हिस्सा होता है उसका परिमाप। ये जो गोल हिस्सा है इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा भाई? 2 पाई आर हो जाएगा। पेरीमीटर 2 पाई आर, जो 44 के बराबर दे रखा है। और हाइट जो है ना वो 8 के बराबर दे रखी है। हाइट किसके बराबर है? 8 के बराबर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम, आयतन निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग हाइट तो आपको दे ही रखी है, यहां से रेडियस चुरा लो। कैसे चुराओगे? देखो यहाँ पर 2 पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। यहाँ पर रेडियस ये 44, 22×44 को 44 से काट दो, 7 ऊपर चला जाएगा। साथियों रेडियस बोले तो 7, रेडियस बोले तो 7, हाइट बोले तो 8। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, आपके पास रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। आपको क्या बताना है? सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। साथियों वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आंसर ठीक है, निकालते हैं अभी। पाई बोले तो 22/7, रेडियस बोले तो 7, 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है ना भाई। हाइट बोले तो 8 हो जाएगा, 7 को 7 से काट दो तो भैया ये हो जाएगा 154। 154 की 8 से गुना कर दो, 8 चौक 32। देखना भाई 8 चौक 32, 3 40 और 3 43, 4 12। तो ये आंसर होना चाहिए 1232। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्टेट 2023 मैथ्स के पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन देखिए। साथियों एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस क्या होती है? देखो यार 5 तरह की क्वाड्रिलेटर होती हैं, 5 तरह की चतुर्भुज होती हैं। वर्ग, वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर वर्ग होता है, रेक्टेंगल आयत होता है। रोम्बस जो आपका होता है वो समचतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज होता है। तो ये 5 तरह की क्वाड्रिलेटर होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मैं हिंदी में बता देता हूं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो आप लोग इसको ना ऐसे में बना सकते हो, ऐसे में, ठीक है। आप इसको ऐसे में बनाइए, ऐसे में बनाइए। ये रोम्बस है, ये रोम्बस है और ये इसका डायगोनल है। मैं ले लेता हूं भाई ए बी, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका डायगोनल है। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, जिसमें बी ए सी कहां पर है? बी, इसने बोला बी ए सी। इसने क्या बोल दिया मेरे भाई? यहां पर बी ए सी ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं ना एक बार लिख दूं क्या? इसको अलग से लिख देता हूं। 3 एंगल डी माइनस 2 एंगल डी ए सी, ये किसके बराबर है आपको बताना है। सही है भाई। अब एक प्रॉपर्टी में एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि ये पूरा एंगल तो बराबर है ही इसके, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ये डायगोनल होता है वो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि चारों साइड बराबर होती है ना, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो समद्विभाजक करते हैं एंगल को। देखो ये 50 का तो ये भी 50 का होगा। अब आप लोगों को बता दूं ये 50 का तो ये भी 50 का होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। साथियों जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो मैं आप लोगों को बता दूं ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये 50 का तो ये भी 50 का। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एंगल बराबर होंगे। ये 50 का तो ये भी 50 का है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल तो आपस में हो गए बराबर। लेकिन हमको निकालना क्या है भाई? यहाँ पर देखो ये वाला एंगल तो हमको पता लग गया। अच्छा ये बताओ चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 360 डिग्री। चारों एंगल का जो सम होता है ना, चारों एंगल का सम 360 होता है। 50 और 50 100 और 100 200, 200 माइनस कर दो तो बचेगा 160। मतलब ये 160 क्या है? ये दोनों का सम है।
ठीक है, और अपोजिट एंगल बराबर भी होते हैं, तो 160 को कैसे लिखोगे, ये भी 80, ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस में समचतुर्भुज में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हमारे अल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, ये भी 100, ये भी 100, 200 हो गया, 200 माइनस क्या 160, 160 बांट दिया आधा आधा। इसका मतलब एंगल डी कितना डिग्री का हुआ, एंगल डी 80 डिग्री का हो गया। और यहां पर माइनस ये 2, डी ए सी, डी ए एंगल कितने का होगा, ए एंगल डी कहां पर है, डी ए सी, ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये क्या करोगे 50 डिग्री, तो इसका मल्टीपल करोगे तो 240 माइनस ये 100 हो जाएगा, बोले तो 140 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 140 साथियों, 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे, अरे क्या बात, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर देखो यार, पेपर का जो लेवल था ना, पीआरटी से अपर लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, लेकिन देखो हमारे लिए तो सारी चीजें आसान हैं, और ये चीजें हम लोग टीजीटी में पढ़ाया करते थे, वो चीज आपको पीआरटी में पढ़ानी पड़ रही है। लेकिन पेपर जो इस बार एस्टेट पेपर 1 2023 का था, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, ज्यादा ही मॉडरेट लेवल का पेपर बना दिया। इस लेवल का यार, प्राइमरी टीचर को क्या पढ़ाना था, पहली से 5वीं तक की चीजें पढ़ानी होती है, देखो किस लेवल के क्वेश्चन दे दिए। लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं, एक पड़ाव है ये, इसको पार करना पड़ेगा, तभी हम लोग जेबीटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, है कि नहीं। तो भैया मैं जरूर चाहूंगा कि आप टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ओ मेरे भाई, ट्रिपलेट दे रखी है। ट्रिपलेट आप लोग समझते हो क्या होता है, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में बनती है, पाइथागोरस। ठीक है, अब देखिएगा एक बार यहाँ पर, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है मेरे भाई, देखना ये आप लोगों की राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनती है। ठीक है, एक आप लोगों को इसने क्या दे रखा है, आयत भी दे रखा है, आयत भी बना लो, एक आयत भी बना लो, क्योंकि आयत भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, जो ट्रिपलेट होती है ना, 7 24 25, सबसे बड़ी साइड पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, करण, करण को सबसे बड़ी साइड माना जाता है। ठीक है, अब दो साइड बच गई 7 और 24, वो कैसे भी लिख लो, 7 24 7 24, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। ये तो साइड दे दी, पहले आप इसका एरिया निकाल लो, क्योंकि इसने पता है क्या बोला, एक चतुर्भुज, एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसका साइड 7 25 24 है, उस त्रिभुज का एरिया निकालो, उस त्रिभुज का एरिया। फिर कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी लंबाई 14 है, साथियों जिसकी लंबाई कितनी है 14, का एरिया, इसका एरिया क्या है, आपस में बराबर है, ऐसा इसने बोला है। अगर ऐसा है तो रेक्टेंगल का परिमाप आप लोगों को बताना है। तो यार पहले इसका एरिया तो निकाल ही लो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस, बेस बोले तो 7, हाइट, हाइट बोले तो 24, कैंसिल करोगे 12 पे कटेगा, 12 सत्ते 84, साथियों एरिया कितना आ जाएगा 84, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 84। पहले इसकी चौड़ाई निकालो, चौड़ाई कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसका एरिया होता है ना, लंबाई गुना में चौड़ाई बोले तो एरिया होता है, एरिया। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है 14, ब्रेथ कितनी दे रखी है वो आपको निकालनी है, एरिया कितना हो गया 84, इसको काटोगे 6 पे कटेगा, तो ब्रेथ बोले तो 6 आ जाएगी, ब्रेथ बोले तो 6 आ जाएगी, ये कितनी आ गई 6, ये 6 तो ये भी 6, ये 14 तो ये भी 14, क्योंकि रेक्टेंगल में ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो 20 और 20 40, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पेरीमीटर क्या होगा 40, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड सभी को जोड़ दो, 14 14 28, 6 6 12, 28 12 40, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बोले तो 17 क्वेश्चन देखिएगा। यार थोड़ा थोड़ा आपको फील नहीं होता, सर कैसे, मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि देखो ना, एक और ऑप्शन देखो एक बार, एक्स और डब्ल्यू बराबर हैं, ये डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है ना, ये आपको डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है, और यहां पर ये आपको एक्स का वैल्यू दे रखा है, एक्स का वैल्यू, एक बार सिंप्लीफाई करके देखना, एक्स यहां पर 3/4 है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके पलटी मार दो, 6/5 हो जाएगा, कैंसिल करोगे 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, तो साथियों आपका ये आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/10। और डब्ल्यू का वैल्यू देखना एक बार,
W का वैल्यू ये 3/4 है, डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करो, वो क्या 5/6, मल्टीप्लाई करोगे तो पलटी मारना पड़ेगा 6/5, इसको भी 2 से काट दो तो भाई ये भी आपका 9/10 आ गया, 9/10। ठीक है, ये तो बराबर है तो सही, सही तो है। वो बोलेगा, वो पूछेगा आपसे भी क्या चीजें, मतलब इनको सभी को सोल्व करो, आप लोग सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 9/10, बाई w की वैल्यू भी 9/10, x और w बराबर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सब सोल्व करके बताऊं तो मैं सब, अब आपको एक चीज और भी सोल्व करके बता देता हूं। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर y है, y का वैल्यू कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई, 3 है, यहाँ पर डिवाइड है, बड़ी ब्रैकेट है, इसको 4/5 ऐसे में लिख लो, डिवाइड ऐसे भी तो लिखते हैं। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब आप लोग, बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो भाई आपका ये 4/5 है, इस डिवाइड की जगह आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा, और बाहर क्या है, 3 डिवाइड में ये है, 3 डिवाइड में ये है, तो इसको 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, तो भाई ये 2/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/15। तो यहाँ पर देखिए 3 डिवाइड का मतलब मल्टी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करो और पलटी मार दो, तो यह 15/2 हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे 45/2, तो भाई ऐसे में इसको भी सोल्व कर लेना, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इसको भी सोल्व कर देना, जिस जैसे मैंने सोल्व किया है। तो आप लोग फाइनली सारी चीजें सोल्व करके देखोगे ना, तो देखो ये भी 9/10, ये भी 9/10, एक्स और डब्ल्यू का वैल्यू बराबर है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है भाई, थोड़ी सी कोशिश आप भी करिएगा, मैथ पेडागोजी कहती है कि बच्चे को करने दो। ठीक है, टीचर को तो सब आता ही है, बच्चे को करने दो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2023 जो पिछला पेपर हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर देखिए। तो इस क्वेश्चन को देखना भाई, इसको कैसे करोगे। देखो ये सारी चीजें बराबर दे रहा है, ये आपस सोनू मोनू के बराबर, मोनू जोनू के बराबर, इनको सभी को आप लोग है ना साथियों, इन सभी को आप लोग n मान लो, इन तीनों को n मान लो। आप इसको ऐसे लिखिए, सुनो, जैसे कि ना 2 की पावर x, इसको आप लोग n के बराबर मान लो। ठीक है, उसके बाद देखो 5 की पावर y, इसको भी आप लोग n मान लो। उसके बाद देखना भाई 10 की पावर -z, इसको भी आप लोग n मान लो, इसको भी n मान लो। ठीक है, और मुझे चाहिए यहाँ पर 1/x बनाना पड़ेगा, 1/x। तो भाई एक काम करो, दोनों तरफ, दोनों तरफ 1/x से गुना करो। जैसे आपका ये लिखा हुआ है ना 2 की पावर x, यहाँ देखो, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या मान लिया था, n। आप एक काम करो, दोनों को 1/x से गुना कर दो, 1/x से इसको भी गुना कर दो, इसको भी गुना कर दो, ये कट जाएगा, 2 की पावर n 1/x हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कर देना। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, मैं थोड़ी जगह नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं यहाँ पर, जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ एक बार। एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। जैसे ना ये 5 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या, एक मिनट रुको भाई, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। ये किसके बराबर था, n के बराबर। इसको 1/y से डिवाइड करो, इसको भी 1/y से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 1/y से मल्टीप्लाई करो, 1/y से मल्टीप्लाई करो, ये y से y कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी n 1/y आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां पर देखिएगा, आपने इसको भी 10 की पावर -z, इसको भी हम लोगों ने क्या माना था, n माना था, क्योंकि वो तो सभी को n मान रखा है। इसको भी देखो, इसको भी n के बराबर माना। ठीक है, इसको भी n के बराबर माना, इसको भी n के बराबर माना। अब आप लोग है ना क्या करोगे यार, इस -z को हटाना है, तो एक काम करो, इसको भी -1/z से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी -1/z से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, z से z कट जाएगा, तो 10 किसके बराबर होगा, n की वैल्यू -1/z ये आ जाएगा। अब भाई एक काम करो कि आपके पास क्या है, 10 इक्वल टू n -1/z। अगर आप बुरा ना मानो तो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 10 को लिख सकता हूं 2 गुना में 5, 2 गुना में 5 लिख सकते हैं। और 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू ये है n की पावर 1/x मल्टीप्लाइंग 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है n 1/y हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 10, 10 तो इसके बराबर है,
तो n-1/z हो जाएगा। साथियों आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा है अच्छा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यार, मैंने किया भी क्या है, इसको n के बराबर मान लिया, इसको n के बराबर मान लिया, इसको n के बराबर मान लिया। ठीक है, मुझे ये वाला x हटाना था तो मैंने 1/x से मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, x से x कट गया, ये देखो अकेला हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी कर दिया, ऐसे इसमें भी कर दिया। ये सारी देखो पावर हटा दी मैंने, यहां से x हटा दिया, y हटा दिया, -z भी हटा दिया। उसके बाद 10 को क्या लिखोगे, 10 का मतलब होता है 2 गुना में 5, तो 2 की वैल्यू रख दी, 5 की वैल्यू रख दी। अब आपको पता है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है। साथियों जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर जुड़ जाती है। तो 1/x और यहां पर 1/y हो जाएगा। यहां पर क्या n-1/z हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होती है, पावर भी इक्वल होती है। आप इसको लिख सकते हो यहां पर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। अब आप एक काम करिए, -1/z को इधर लाइए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको ये बनाना है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस लेवल पर। तो ये आपके मतलब का क्वेश्चन था नहीं, लेकिन पेपर में दे दिया तो क्या पता नहीं किस पागल ने बनाया था ये पेपर। यार पीआरटी में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दिए जाते हैं। ये तो एसएससी वेएसएससी में जो मेंस के पेपर होते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पेपर में दे दिया तो आप क्या ही कर सकते हैं। अलजेब्रा में एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो वैसे कुछ मुश्किल था नहीं। देखो हमारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा 2 3 4 5 बार करोगे ना, तो हो जाएगा। कोशिश करिए एक बार। इस बार का पेपर जो 2023 का पेपर था ना मैथ का, वो थोड़ा डिफिकल्ट दिया उन्होंने। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब करें तो क्या करें, कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश आप लोग जरूर करिए। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसने क्या बोला। तो भैया एवरेज के क्वेश्चन के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर की एवरेज से गुना करते हैं तो सम आता है, ये बात कभी मत भूलिएगा। जैसे आपको मेरे लिए 2 चॉकलेट लानी है 50-50 वाली, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपए करना पड़ेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर दो नंबर हैं, ए और बी, दो नंबर हैं, दो नंबर हैं। नंबर कितने हैं, दो, उनका एवरेज कितना है 20, तो 20 तो नहीं 40 हो जाएगा। भाई नंबर कितने हैं, दो, उनका एवरेज 20, तो 20 तो नहीं 40 हो जाएगा। ऐसी बी और सी, बी और सी नंबर कितने हैं, दो, उनका एवरेज कितना है भाई 19, एवरेज 19 है, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। सी और ए, सी और ए का एवरेज कितना है 21, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। ए कितने हैं, ए आपके दो हैं, बी भी दो हैं, सी भी दो हैं, तो भैया दो कॉमन ले लोगे, 2 × ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी को जोड़ोगे 0, और ये 12 होगा 120, तो काटोगे तो 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 16। आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू। तो भाई बी और सी की वैल्यू देखिए ना एक बार, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 38। ठीक है, बी और सी का टोटल कितना है, 38, ए प्लस 38 बोले तो 16, ए का वैल्यू निकालना है तो 22, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ये भाई सभी लोग कर लेंगे ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, सुनो। इसने क्वेश्चन में बोला कि एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। भाई देखो कमरे की लंबाई इतनी दे रखी है, चौड़ाई इतनी दे रखी है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो, वो रेक्टेंगल होता है। एक रेक्टेंगल दे रखा है मेरे भाई, यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां देखिए एक रेक्टेंगल दे रखा है यहां पर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुना करोगे, 15 की 100 से गुना करोगे 1500, 1500 में 17 जोड़ दो, लंबाई कितनी हो जाएगी, 1517 सेंटीमीटर। और ये कितना भाई, 9 मीटर, 9 मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से गुना करोगे, 100, 900, 900 में 2 जोड़ दोगे तो 902 आ जाएगा, 902 सेंटीमीटर। तो भैया कमरे का फर्श है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी,
तो इस कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइल्स लगानी है, स्क्वायर शेप में टाइल लगानी है, वो भी कम से कम टाइल लगानी है भाई, कम से कम टाइल, न्यूनतम संख्या में टाइल्स लगानी है। देखो यार, एक कमरा है, उसमें कम से कम टाइल लगानी है। मिस्त्री को बोल दिया, अरे भाई कम से कम टाइल लगाइएगा इसमें, तो मिस्त्री क्या करेगा, बड़ी बड़ी टाइलें लगाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो आप लोग क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। साथियों इन दोनों का एचसीएफ निकालो, 41 आ जाएगा। निकाल के बताऊं? अच्छा ठीक है, निकाल के बताते हैं। आप इसको डिविजिबल रूल से निकाल लो। आप इसको ऐसा करिए, ये 1517 है, आप इसको 902 से डिवाइड करोगे, एक पर जाएगा, 902 आएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 6। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइजर बना लोगे, भाजक, और ये आपका 902 कहां पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, एक पर जाएगा, 615 लिखोगे। तो भैया 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर बोले तो 2, 287 आ जाएगा। फिर आप 615 को यहाँ पर लिखिए, 615 को लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, 615, तो ये 2 पर चला जाएगा, 13 दूनी 26 कम 574 आ जाएगा। 574, इसमें क्या बचेगा, 41 आ जाएगा। अब 41 को आप लोग है ना यहाँ पे लिखिए, और 287 को नीचे लिखिए, तो आपका ये चला जाएगा 7 चौक 28, 7 पे चला जाएगा, 287। देखो ये पूरा पूरा कट गया, किसने पूरा पूरा काटा, 41 ने काटा। 41 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। साथियों 41 क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या निकालोगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये लीजिएगा, एचसीएफ क्या है, 44। मतलब ये हुआ कि जो टाइल का साइज है ना, टाइल का साइज वो 41 आ जाएगा। टाइल का साइज कैसा है, 41। टाइल कैसी है, वर्गाकार, तो इसका साइज कितना आ जाएगा, 41। आपको नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालनी है। साथियों नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा। बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे। अब आप हमको ये बताइए, फर्श बड़ा होता है या टाइल बड़ी होती है? सर जी फर्श बड़ा होगा, ओब्वियसली, बिल्कुल फर्श बड़ा होगा। फर्श का एरिया जो होता है वो ऊपर होता है, टाइल का एरिया नीचे, क्योंकि फर्श के ऊपर टाइल बिछाई जाती है, तो फर्श का एरिया ऊपर आएगा। तो भैया लंबाई गुना चौड़ाई करिए, यहाँ पर ये 1517 और यहाँ पर 902, और एरिया 41 गुना में 41। वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टी साइड, साइड मल्टी साइड। इसको काटोगे तो आपका ये ना 37 पे कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये 22 पे कट जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, 814 आ जाएगा। 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, एक में ही है, तो भैया 814 टाइल्स लगेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उस फर्श पर कितनी टाइल्स लग जाएंगी, स्क्वायर शेप में बड़े से बड़े साइज की टाइल 814 टाइल्स लग जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग कर लोगे। वैसे क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ इसलिए निकाला क्यों, न्यूनतम संख्या में टाइल्स लगानी है, और फर्श पर कम से कम टाइल्स लगानी हो तो उसका मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी साइज की टाइल लगाएंगे तब कम संख्या में टाइल्स लगेंगी। और बड़े से बड़ा साइज, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे उसको एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। पहले तो मैंने दोनों का एचसीएफ निकाला, डिविजिबल रूल से आपको करके बताए थे, 41 आ गया था। ये रेक्टेंगल का एरिया, फर्श का एरिया अपोन में स्क्वायर का एरिया। तो भैया ऐसा करके नंबर ऑफ टाइल्स 814 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहाँ पर देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि a-1/a, तो यहाँ पर कितना दे रखा है भाई, √21 दे रखा है, √21। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूं बताओ? सर जी स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, पक्का? हाँ सर कर दो। अच्छा स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, चलो भैया स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे ना, देखो स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये होगा a-1/a का होल स्क्वायर, और ये होगा इसका स्क्वायर करोगे ना, √21 का आप लोग स्क्वायर करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ये तो कट जाएगा। ये भाई ब्रैकेट खोलोगे ना, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, है ना।
तो भाई एक मिनट रुकना एक बार। तो फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ए बी तो आपस में कट जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या है 21। तो एक काम करो, पहले तो आप 2 को इधर ले जाओ। ठीक है भाई, 2 को आप लोग कहां ले जाओगे, इधर ले जाओगे। देखो यार, 2 को जब आप लोग इधर ले जाओगे ना तो एक वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। कौन सी वैल्यू, ए स्क्र प्लस 1/a²। 2 को यहां ले जाओगे तो आपका एक वैल्यू निकल कर आएगी 19 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 19। कोई दिक्कत? तो मतलब इसका मतलब तो 19 हो गया, इसका मतलब 19 हो गया। ठीक है यार, मुझे है ना, रुको एक बार भाई, यहाँ पर तो माइनस आएगा यार। मैं तभी सोच रहा था ये क्या हो रहा है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab, और आप लोग भी देखिए जा रहे हो, बोल नहीं सकते हो सर जी प्लस नहीं माइनस आएगा, बोल दिया करो ना ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो माइनस उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसका वैल्यू तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab होता है। यार मुझे पता है यार, ये प्लस लेके आना है यहाँ पर। प्लस लाने के लिए मुझे प्लस का 2 चाहिए। ए चंद्रमुखी, बताओ ना प्लस का 2 कैसे बनेगा। हाँ जी, प्लस का 2 बनाने के लिए ना आप इसमें +4 कर दो, दोनों तरफ 4 जोड़ दो। ओके, ऐसा क्या, हाँ सर ऐसे तो करना है। अब देखो ये प्लस का 2 हो गया है ना, प्लस का 2 हो गया आपका, ये प्लस का 2 हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, ये फॉर्मूला बन गया a+1/a पूरे का होल स्क्वायर। और ये कितना है, 25। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। इसको काटोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भैया 23 की 5 से गुना करोगे तो 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 115, 115 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया जाता है तो त्रिभुज एबीसी की लंबाई कितनी होगी। ओके, फिर से थ्योरम दे दें। यार ये क्वेश्चन आपकी 7th क्लास में थे, मुझे याद है कि 7th क्लास में हम लोग कभी पढ़ाए थे। तो देखिएगा, इसको आप लोग ऐसा करिए। साथियों आप लोगों को ये चीजें पता है कि जो सेंटर होता है, नहीं मैं आपको बना के बताते हैं सारा। देखो साथियों, एक ना समबाहु त्रिभुज है, जब हम लोग एंगल का बाइसेक्टर करते हैं ना तो इसको रेडियस मानते हुए, हम सरकम सर्कल खींचते हैं, परिवृत्त खींचते हैं। इस क्या खींचते हैं, परिवृत्त। साइड के बाइसेक्टर से परिवृत्त खींचा जाता है। कैसे बनाए, दोबारा बताएं। अच्छा दोबारा बताते, देखो यार दोबारा से देखना। साथियों ये एक आपका ना, ये आपका ट्रायंगल है, साइड का बाइसेक्टर खींच लो और सारी भुजाओं के समद्विभाजक खींच लो। ऐसे समद्विभाजक खींचोगे तो ये सारे यहां पर मिलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर को रेडियस मानते हुए आप लोग सरकम सर्कल बना दोगे। क्या बना दोगे, सरकम सर्कल बना दोगे। एक तो होता है सरकम सर्कल, एक होता है आपका इनर सर्कल, अंतःवृत्त। ये तो देखो सर्कल ट्रायंगल के बाहर बना है। अब ये देखना एक बार, जैसे ये आप लोगों का एक ट्रायंगल है, एंगल के बाइसेक्टर करो, एंगल के बाइसेक्टर, एंगल के बाइसेक्टर यहां पर आपस में मिलेंगे। अब आप लोग पता क्या करोगे, आप इसको रेडियस मान लो, इसको रेडियस मान लो, इसको रेडियस मानते हुए आप लोग एक अंदर वृत्त खींच लोगे। तो भैया ये जो रेडियस होती है ना, अंदर वाले सर्कल की रेडियस होती है। और देखो ये रेडियस कौन सी थी, ये बाहर वाले वृत्त की रेडियस होती है, ये बाहर वाले वृत्त की रेडियस होती है। ठीक है, ये बाहर वाले वृत्त की रेडियस, ये अंदर वाले वृत्त की रेडियस। साथियों ये जो रेडियस होती है ना दोनों, बाहर वाले वृत्त की रेडियस 2 और ये 1, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये इसको क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। भाई ये पूरी माध्यिका बन गई ना, त्रिभुज तो पहले से संभव बनाई थी, ये पूरी माध्यिका। तो माध्यिका का जो सेंटर पॉइंट है वो 2:1 में इसको डिवाइड करता है। आप लोग देखना चाहो तो देख भी सकते हो। साथियों ये देखो माध्यिका दे रखी है, माध्यिका दे रखी है। ये आपका 2 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, यही तो हम आपको बता रहे थे। साइड के बाइसेक्टर से, साइड के बाइसेक्टर से तो ये रेडियस बनेगी ना, ये 2 बनेगी। ये परिवृत्त खींच दिया हम लोगों ने इस ट्रायंगल के बाहर। ये देखो ट्रायंगल के अंदर अंदर वृत्त खींचा हुआ है, भैया ये 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। देखो इसने क्या बोला कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं,
त्रिभुज के जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो 2:1 में उसको डिवाइड करती है। ठीक है, वो केंद्रक जो होता है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, ये जो रेडियस, रुको जरा, इसने क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, वृत्त के अंदर ट्रायंगल बनाई गई है, वृत्त के अंदर ट्रायंगल बनाई गई है, ये 2 है, ये 1 है, और ये पूरी की पूरी क्या है, माध्यिका है। माध्यिका कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसने कहा कि जो ये रेडियस है ना, ये 10 है। ये रेडियस कितना बोला, 10। रेडियस कितना बोला, 10, जो कि 2 के बराबर है। ये 10 हो जाएगा, 5 गुना, इसका 5 गुना करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और देखो ये इसका 5 गुना करोगे तो 15। तो ये 15 क्या है, माध्यिका आ जाएगी पूरी। ये क्या आ जाएगी, माध्यिका। माध्यिका को हाइट भी कहते हैं। माध्यिका को, भाई आप इसको, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 15 हाइट। माध्यिका को हाइट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमको इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज की हाइट मिल गई 15। अब आप लोग यहां पर देखिएगा, अब हाइट हमारे पास कितनी है, 15 हो गई है। समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है, 15। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये √3/2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पर 2, ये √3। साथियों, रूट की वैल्यू नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। आप इसको √3 से गुना कर दो और √3 से डिवाइड कर दो। √3 √9, √9 का मतलब 3 होता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, √3, 10 √3। ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आपके पास साइड आ जाएगी। और आपको क्या निकालनी थी, आपको भी साइड निकालनी थी। 10√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। यार क्वेश्चन देखो, किसी बच्चे को अगर ये पता हो ना कि माध्यिका 2:1 में डिवाइड करती है, फिर मुश्किल नहीं है, फिर तो बस इतना ही करना है, इतना और यही करना है। ये सारा समझाने के लिए आपको करना पड़ गया मुझे। एक क्वेश्चन तो इतना ही था बस। ये तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बेसिक चीजें ना बताएं तो फिर दिक्कत। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है, लेकिन जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चों को, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमको बेस पसंद है, बेसिक चीजें बताइएगा, है ना, तो इसलिए सब करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए साथियों, एक वैल्यू तो ये दे रखी है ना, ये किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। तो आप एक काम करिए, am प्लस बी एन, am प्लस बी एन, आप एक काम करो कि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दो। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखिए ना एक बार, ए एम प्लस बी एन की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो भाई ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 × AM+BN ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें बताओ, सर जी आप एक काम करिए ना, स्क्वायर खोल दीजिए, a+b का होल स्क्वायर, तो भाई ये हो जाएगा a² m² a², भाई ये आपका हो जाएगा b², और +2 AM/BN, ये भी ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा 4 AM+4BN, 4BN हो जाएगा, 4BN हो जाएगा। चलिए ये तो कर दिया हम लोगों ने। यार हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इतनी ये सब थोड़ी करेंगे फिर अपन लोग, है ना। अपन को चाहिए, एक काम करो, यहां से आप लोग कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करोगे तो पता क्या होगा, देखो ये आपका a² m², इस वाली इक्वेशन में m², यहां पर भी m², तो आपका ये हो जाएगा 4m² हो जाएगा। a की वैल्यू तो यहां से चुरा लेंगे, इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास a², 4 को 2 की 2 लिखोगे, ये कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही आप लोग एक काम करिए, आपको b की वैल्यू चाहिए, ये के साथ कंपैरिजन करो, n² यहां पर भी है, के साथ कंपैरिजन करोगे तो जानते हो क्या होगा, देखिए ये आपके पास होगा 9n², ये आपके पास होगा b² m²,
तो दोनों के वेरिएबल सेम है ना, यहाँ पर देखो एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से काटिए, ये आपके पास बी स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, ये भी काट दो, बी बोले तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। साथियों अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है। तो भाई ये आपके पास एक की वैल्यू 3 और यहाँ पर बी की वैल्यू 3, भाई एक की वैल्यू 3 है तो 3, रुको एक की वैल्यू 2 है तो 2 का 3 कर दो, 2 की पावर 3। साथियों 2 की पावर 3 और बी की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 3, तो 2 की 3 8, 3 की 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो आपका इस ये किसके बराबर होगा, 35 के बराबर, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरे भाई आप सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करिएगा, जैसे आप लोगों को, आप इसको ऐसा लिख लो ना, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो कि मल्टीप्लाई पहले इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, तो फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लो। एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, तो भैया ए की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर देखो इसका कंपैरिजन इससे कर लो, बी स्क्वायर 9 के बराबर है, बी स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो बी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है। साथियों इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है, अब बड़े ध्यान से लिखिएगा। 9 की पावर n, तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 होता है, और ये रहा n, ओके। उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 2 है, उसके बाद इसको देखिए एक बार, बड़े ध्यान से देखना इसको, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से 2 कटेगा तो n बच जाएगा। साथियों यहाँ पर बचेगा 3 की पावर n बच जाएगा, ओके, और यहाँ पर -27 की पावर n हो जाएगा। तो भाई नीचे में क्या है, नीचे में आपका दे रखा है 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और यहाँ पर 1/27, 1/27 को 3 की 3 लिख सकते। देखो यार मेरी कोशिश पता क्या थी, सभी में 3 3 3 3 3 बनाने की कोशिश थी, ठीक है। अब आप लोग क्या करने वाले हो, देखो ताकि जब बेस इक्वल हो ना, बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाया करती है, 2n और n कितना होगा 3n हो जाएगा। साथियों क्या होगा 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 27 की पावर, यार 27 को भी तो वो लिख लो ना, 27 को भी तो 3 की 3 लिख सकते हैं, इसको 3 की 3 लिखोगे तो 3 की 3 बोले तो 3n आ जाएगा, और नीचे में क्या है भाई 3 की पावर 3n माइनस 2 की 3 8 होता है, 2 की 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है 3 की पावर 3 है। अब क्या करें, तो भाई आप लोग चाहो तो ना एक की बार में जोड़ दो सभी को। देखो जब बेस इक्वल होता है ना पावर जोड़ दी जाती है, 2n n 3n हो गया, और 2 इसी में जोड़ दो, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो, इतना इतना थोड़ी लिखेंगे पेपर में, है कि नहीं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 3 की पावर 2n n 3n प्लस का 2, ऐसा कर दो, सही है भाई। चलिए अब आप एक काम करो, 3 की 3n इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या होगा 3 की 3n कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस ये तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया आपने, और नीचे क्या आपके पास 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। देखो 3 की 2 9, 9 में से एक गया 8, 8 को 8 से काट दो, ठीक है, 8 को 8 से काट दो, तो ये मेरे भाई 8 को 8 से काट दो, नीचे क्या दे रखा है भाई m दे रखा है, ये क्या है m दे रखा है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखो ये डिवाइड में होता है, बटे में होना डिवाइड में होता है, जैसे 9 डिवाइड में 3, इसको आप लोग कैसे भी लिख लो, ऐसा लिख लो ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये डिवाइड में है। जब बेस इक्वल हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे 3 की पावर 3n माइनस 3m लिखोगे, ठीक है। जब बेस इक्वल हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो डिवाइड ही है ना, बटे में लिखना डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको भी ऊपर ले जाओ,
इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर -3 लिख दोगे। जब पलटी मारोगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। साथियों जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होती है, जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। तो 3n-3m इक्वल टू -3, तो 3 कॉमन ले लो, 3 नहीं -3 कॉमन ले लो, क्योंकि आपको ना m-n चाहिए, आपको ये प्लस में ये माइनस में चाहिए। तो -3 कॉमन लोगे तो ये तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका -3, -3 को -3 से काट दो तो ये 1 पे कटेगा, तो m-n बोले तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे में, आसान है क्वेश्चन, ये साइज में बड़ा तो होता है और आसान है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो जैसा दिखते देखो कितना खतरनाक लग रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, आसान है क्वेश्चन, कर लोगे। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजर के बिल्कुल सामने। क्या साथियों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, आप यहां पर एक काम करो, 10 की पावर 21, 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 को 10 की पावर 21 और 10 की पावर 1 लिख सकते हो। जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 कॉमन ले लो। तो आप लोग क्या करने वाले हो यहां पर, यहां पर मेरे भाई आप लोग 10 की पावर 21 कॉमन ले लो। 10 की पावर 21 कॉमन लोगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर 597 और 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, फिर ये वाला प्लस का साइन लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 73.5, ये आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, 10 की पावर 21 यहाँ पर भी था, इसमें भी था, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, है ना। अब आप लोग क्या लिखोगे, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, किसके बराबर है ये, y इक्वल टू इसके बराबर है। तो मेरे भाई y को मानक रूप में ये रूप दिया गया है, y को इस रूप में लिखा गया है। आप एक काम करो, y को इस रूप में लिखिए, लिखिए जरा एक बार, y की जगह क्या लिखोगे 6.0435, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर n लिखोगे, और y किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर 10 की पावर 21, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 5970 प्लस 73.5, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना एक बार, 5970 यहाँ पर 73.5, तो यहाँ पर 5.3406 ये आ जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर लिखिएगा 10 की पावर 21 और ये आपका हो जाएगा 6043.5। भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने नीचे 10 लगा दिया, और यहाँ पर क्या है 6, इसका भी पॉइंट हटा दो, इसका भी पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 10,000 आ जाएगा। चलिए आप क्या करें, अब इसको तो इसको काट दो आप लोग, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहुत बढ़िया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करोगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जीरो को भी जीरो से काट दो। ये 1000 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 3 बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10 की पावर n, तो यहां पर 10 की पावर 21 और ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। साथियों आपको पता है कि जब बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है, 21 और 3 24 हो जाएगा। जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, तो n बोले तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देखिएगा। साथियों इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर लो, मिक्सर वाले तरीके से कर लो, वहां से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूं देखिएगा, एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल तय करनी पड़ती है और कुछ दूरी उस व्यक्ति को साइकिल से तय करनी होती है। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो कि मुझे रोहतक से दिल्ली जाना है, मुझे रोहतक से दिल्ली जाना है, मुझे 7 घंटे में मैंने दूरी तय की, मैं पैदल भी चला साइकिल से चला, जाके 7 घंटे में मैंने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं सारी की सारी दूरी 7 घंटे में पैदल चलता, ठीक है, पैदल मतलब ऑन फुट होता है, ऑन फुट,
पैदल चलना, और साइकिल से चलना भाई देखना एक बार। और साइकिल से भी तो चला था वो बाईसाइकिल। भाई अब सभी लोग बड़े ध्यान से देखना कि पैदल जो स्पीड में, जब मैं पैदल चलता हूं तो मैं 8 की स्पीड से चलता हूं। जब मैं पैदल चलता हूं तो 1 घंटे में 8 चलता हूं। तो भाई अगर मैं 7 के 7 घंटे पैदल चला होता तो मैं 56 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होता। 1 घंटे में 8 चलूंगा तो 7 घंटे में 56। अगर मैं 7 के 7 घंटे पैदल चलता तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करता। या फिर मैं 7 के 7 घंटे साइकिल से चलता, 16 सत्ता कितना होता है 112, तो फिर मैं 112 किलोमीटर की दूरी तय करता। लेकिन एक्चुअल में मैंने दूरी कितनी तय की है, 80 किलोमीटर की दूरी। देखो यार मैंने 7 घंटे में सारी दूरी तय की। अगर मैं 7 के 7 घंटे 8 की स्पीड से चलता तो मैं 56 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता। अगर मैं 7 के 7 घंटे साइकिल से चलता 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 16 सत्ता 112 चल पाता मैं। लेकिन एक्चुअल में मैंने दूरी कितनी तय की, 80। तो भैया अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर आप लोगों का 24 का है, यहाँ पर अंतर कितने का, 32 का है। ठीक है, ये टाइम का रेशो आ गया। आप इसको काटो, 8 से काटो, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इसका मतलब मैं पैदल 4 घंटे चला और साइकिल से 3 घंटे चला। मैंने 7 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर किया, 7 घंटे में। देखो ये आपका 7 आ गया। ठीक है, ये रेशो में आ गया ना, 8 से काटोगे 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। तो इसका मतलब मैंने 4 घंटे पैदल दूरी तय की, पैदल 4 घंटे। 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता हूं, तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलूंगा तो 32 किलोमीटर की दूरी मैंने पैदल तय की। और 16 × 3 = 48 किलोमीटर की दूरी मैंने साइकिल से तय की। लेकिन हमको तो बताना था कि पैदल, 32 किलोमीटर की दूरी मैंने पैदल तय कर ली। मैंने एलिगेशन वाले तरीके से कर दिया। ठीक है, वो एक्स वाले तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो जाते। कर लो इससे भी, बढ़िया है ये तरीका भी। कुछ लोग ऑप्शन से करा रहे हैं, कुछ लोग कैसे करा रहे हैं, कई तरीके होते हैं, किसी तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको एलिगेशन से कराया, आसान तरीका है। देखो पैदल चलता 7 घंटे में 8 की स्पीड से, तो 8 × 7 = 56। ठीक है, और यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से चलता 7 घंटे लगातार, तो इतनी दूरी तय कर पाता। लेकिन एक्चुअल में उसने दूरी इतनी तय की। इनका अंतर कितने का है, 24 का। इनका अंतर कितने का है, 32 का। ये रेशो में इसको काटोगे तो ये आ जाएगा। 4 घंटे वो पैदल चला, 3 घंटे साइकिल से चला, तो भाई 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 4 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर ली। ऐसा कर, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण। साथियों यहां पर आप लोग देखोगे x² प्लस x-12 ये दे रखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी दे रखी है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² माइनस ax-9। ठीक है, इसके फैक्टर जब आप लोग बनाओगे तो x+4 और x-3 आ जाएगा। फैक्टर तो सभी को बनाने आते होंगे ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बना लेते होंगे आप लोग। चलिए एक बार मैं पेपर सोल्व करा दूं, फिर मैं फैक्टर का अलग से टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, और इसने क्या बोला कि ये एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों से कॉमन लिया गया हो। ठीक है, x-a और यहां पर x-3, तो ये मैच करेगा। ठीक है, अब यार अब ये नहीं पता था ना कि एक की जगह क्या है। अब यहीं से पता लग रहा है कि एक की जगह आप लोगों का, रुको रुको जरा। अब आप लोग यहां पर क्या है, आपका x-3 है, यहां पर आपका x-a है। तो आपको यहां पर लग रहा है कि -a-3 बोले तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो भैया ये यहां पर हम लोग गैस कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ना 3 होने जा रहा है। आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर लीजिए। देखो अब हमको ये पता लगा है ए की वैल्यू 3 होने वाली है, चेक करना है तो कर दो। 2x² माइनस 3, ये 3x हो जाएगा, ये आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर बना लो। 2x² माइनस 6x प्लस का 3x माइनस का 9,
यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो x माइनस थ्री, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x माइनस थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस थ्री कॉमन ले लो तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा। देखो यार x माइनस थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सही है ना हमारा, दोनों चीजें मैच हो गई। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 3 ही आएगी, एक की वैल्यू तीन तीन ही आएगी। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो ऐसा कर सकते हो। देखो यार x माइनस ए का मतलब क्या है, ये HCF है, HCF का मतलब जो दोनों से कॉमन लिया गया हो। अब देखो यहां से कॉमन क्या लिया, x माइनस थ्री, यहां से कॉमन x माइनस थ्री, तो यही तो था x माइनस ए की जगह माइनस से माइनस कटेगा तो ए की जगह 3 आ जाएगा। और वैसे एक लॉजिक, आप इस तरह के लॉजिक आपको आने चाहिए। देखो कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। पेपर 3 चीजों से जीता जाता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और लक। अगर तीनों चीज आपके फेवर में है तभी पेपर को जीता जा सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे में करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन पैडागोजी के आप लोगों की शुरू हो गई हैं। गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का एक तरीका है, यह डेफिनेशन किसने दी थी, लोक ने दी थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों के, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। किसने दी थी भाई, लोक ने दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर ये क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होती है ना, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर आप लोगों की सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे ना आप लोग देखोगे यहाँ पर, इसके अंदर आपका स्क्वायर भी आता है, इसके अंदर आप लोगों का रेक्टेंगल भी आता है, इसके अंदर आप लोगों का पैरेललोग्राम भी आ जाता है, पैरेललोग्राम लिख देता हूं। इसके अंदर आपका रोम्बस भी आता है, ट्रेपीजियम भी आता है, इसके अंदर ट्रेपीजियम भी आता है, ट्रेपीजियम। पता है क्या होता है, देखो जैसे कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 180 से तो कम ही होता है ना। अब रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ईच एंगल 180 से कम होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, चाहे आप लोगों का क्या पैरेललोग्राम ले लो, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लो, ठीक है, जिसका ईच एंगल 180 से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। अब उत्तल चतुर्भुज के अंदर देखो, ये भी उत्तल चतुर्भुज में आती है, ये भी आती है, ये दोनों चीजें उत्तल चतुर्भुज में आती हैं, ये दोनों चीजें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में आती हैं। तो उसने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ही दे दिया, तो सारी चीज इसके अंदर आ चुकी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। अवतल क्यों नहीं होगा, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, तो भाई अवतल चतुर्भुज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एंगल 180 से बड़ा होता है। जैसे यहां पर देखिए, एक साइड, दो साइड, ठीक है, आप लोग यहां पर देखिए, चार साइड है इसके अंदर, एक दो तीन चार, इसमें जो ये वाला एंगल है ना, ये 180 से बड़ा है, ये एंगल 180 से बड़ा है। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में एक एंगल 180 से बड़ा हो तो उसको कहा जाता है अवतल चतुर्भुज। तो ये तो हो नहीं सकता, और ये दोनों की दोनों चीजें इसके अंदर आ ही चुकी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहता है कि, क्या कहता है अध्यापक, दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक, ठीक है, दो दो नंबर हैं उनका भाजक जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करता है। तो ये तो एचसीएफ की डेफिनेशन होगी, वह संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, उसको एचसीएफ कहते हैं। अरे ये तो डेफिनेशन है भाई, ये तो डेफिनेशन है, परिभाषा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो, यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति की जो थ्योरम होती है, जो ज्योमेट्री की जो थ्योरम होती है, थ्योरम पर आधारित प्रश्न करने पर कठिनाई आती है, बच्चे को ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए। देखो यार, जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग थ्योरम, मैंने आपको आज काफी सारे क्वेश्चन कराए, कुछ थ्योरम वाले क्वेश्चन भी थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए। तो अगर क्लास में किसी बच्चे को थ्योरम वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो बच्चे को आप लोग है ना एड्स के जरिए पढ़ाइए। ठीक है,
जो आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, एविएट्स, जिसको आप लोग जैसे जियो बोर्ड है, आपको बच्चे को स्थानीय मान सिखाना है तो आप अबेकस का प्रयोग करिए। आपको बच्चों को डेसिमल या एरिया वाले क्वेश्चन समझाने हैं तो आप ग्राफ पेपर का प्रयोग करिए। बच्चों को ज्योमेट्री की चीजें सिखानी है तो जियो बोर्ड का प्रयोग करिए, ये जियो बोर्ड होता है। बच्चे को ज्योमेट्री पर में नहीं आती हैं, थ्योरम्स नहीं आती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफ, ठीक है। जियोग्राफ का प्रयोग करके बच्चों को ज्योमेट्री वाली चीजें सिखाइए। एक बार है ना क्या हुआ था कि एक व्यक्ति मुझे रास्ता बताने लग गया, ये ऐसे वैसे, ठीक है भाई, हमारे दादाजी हमसे बोले थे कि 100 बार बताने से अच्छा होता है कि बच्चे को दिखा दो। अब मैं आपको स्थानीयमान समझाने चला गया, आपके ऊपर से जा रहे हैं, अगर मैं अबेकस साथ में ले आऊं, ठीक है, तो बच्चे को स्थानीयमान सिखाना बहुत आसान हो जाता है। बच्चे को दिखा दो। देखो मान लो कि मुझे आप लोगों को मान लो कि सिलेंडर बताना है। अब सिलेंडर आपको पता नहीं सिलेंडर कैसा होता है, अरे मेरे भाई ये होता है सिलेंडर, इसके अंदर के भाग को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके नीचे के भाग को बोलते हैं सर्कल का एरिया, सर्कल होता है ये ऊपर का भाग भी सर्कुलर होता है। तीनों के एरिया को जोड़ देंगे तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं आपको मॉडल्स के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एविएट्स के जरिए समझाऊंगा तो आप लोग चीजों को जल्दी समझ जाओगे। जैसे क्लास में किसी टीचर को कोई जो साइंस की चीजें होती हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए समझाए, एक्सपेरिमेंट करके बताए, तो आपकी वो चीजें जहन में बैठ जाती हैं, है कि नहीं। अब आप लोग देखिएगा, यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति की पर में जो थ्योरम होती हैं पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए। तो देखना भाई ऑप्शन, विद्यार्थी को दंडित करना ताकि वह गलती ना करे। बच्चे को थ्योरम समझ में नहीं आ रही, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, उसको पनिशमेंट दोगे। क्या आप लोग बच्चे को पनिशमेंट दे दोगे, क्या वो बच्चा सीख पाएगा। पनिशमेंट तो यार आजकल के बच्चों को देना भी नहीं चाहिए, ऐसा पेडागोजी में एनसीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। क्या बच्चे को ये बोलोगे अरे भाई थ्योरम है रट ले इसको, मैथ की चीजों को रट्टा नहीं जा सकता, रटने वाली बात पूरी तरह से गलत है। बच्चे को रटने के लिए बोलोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चौथे वाला देखना, विद्यार्थी को हल की गई समस्याओं के चरणों को श्यामपट से देखकर, क्या बच्चे को बोलोगे बेटा एक काम करो, जो जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं ये सारा का सारा छाप लो, जैसा जैसा हमने बोर्ड पे छापा वैसा वैसा तुम भी अपनी नोटबुक में छाप लो। तो ऐसा करके क्या बच्चा उन चीजों को सीख पाएगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। इस प्रणाली का अनुप्रयोग समान प्रकार की समस्याओं को करने के लिए क्या कहना। मान लो कि बच्चे को हमने एक कंसेप्ट सिखा दिया, भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, नहीं, मैथ पेडागोजी कहती है कि बच्चे को सारे रास्ते पता होने चाहिए, बच्चे को सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये वाली बात भी पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो आप देखिएगा तीसरे पॉइंट में क्या बोला, तो उसने कहा ठीक है बच्चे को ये चीजें समझ में नहीं आती तो इन चीजों को सिखाने का जो तरीका है, आप बच्चे को मॉडल के जरिए समझाइए। सहायक सामग्री, तो ये सारी सहायक सामग्री होती है, ठीक है, अब एक जियोग्राम, पेन, ठीक है, ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सहायक सामग्री की सहायता से बच्चे को ज्यामिति थ्योरम सिखाओगे तो बच्चा उन चीजों को जल्दी से समझेगा, ठीक है। और उनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता करना और उनका जो उनको अप्लाई करना इन सारी चीजों को। अब बच्चे को ये चीजें थोड़ी करनी आती हैं, बच्चे को ये चीजें अप्लाई करना भी आपको सिखाना है, उनकी उसमें सहायता करनी है, जिससे बच्चा चीजों को जल्दी सीख पाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए, गणित अध्यापन में गणित सिखाना है बच्चे को, कौन कौन से तरीके सबसे बढ़िया होते हैं ये आपको बताना है। गणित सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका बताइए। केवल, जहां पर केवल की बात होती है वहां पर बच्चे का कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वहां पर बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, बच्चे के अंदर जो जो कमियां हैं, जैसे कुछ बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मैथ्स नहीं आती, तो क्या बच्चे को ये बोल देना चाहिए अरे तुमको मैथ नहीं आता तुम मैथ को छोड़ दो। अब बच्चे की कमी किसमें है, मैथ में, बच्चे को बोल दिया कि यार तुमको मैथ नहीं आती तो मैथ छोड़ दो, तो क्या बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब आप आगे देखिए, जहां पर केवल की बात आती है ना वहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। केवल का मतलब होता है कुछ, और बच्चे को हमें देना है सब कुछ, ठीक है। तो
तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हर शिक्षार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना, अरे बच्चे को सारे रास्ते पता होने चाहिए, ठीक है। बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट करना है उसको। बोलते हैं कि हर शिक्षार्थी को एक ही तरीके से पढ़ाना। एक तरीके से क्यों पढ़ाएं? बच्चे को अगर सिखाना है तो बच्चे को परसेंटेज का तरीका आना चाहिए, बच्चे को फ्रैक्शन का आना चाहिए तरीका, बच्चे को टोटल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बच्चे को 100 वाले तरीके से भी क्वेश्चन, हर तरीके से बच्चे को सिखाइए, कंप्लीट डेवलपमेंट करिए बच्चे का। वो तरीका सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। अगर बच्चे को नहीं आता तो उसको देखो ये बोलिए, शिक्षार्थियों को उनकी अक्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करो, ठीक है। ये वैसे भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कहना, ठीक है। बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चा अगर डिमोटिवेट है तो उसको मोटिवेट करिए आप लोग, बेटा आप लोग कर सकते हो। देखो वोटसन ने कितनी अच्छी बात बोली, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, जो चाहोगे वही बना दूंगा। कैसे बोल दिया, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात बोली। आप किसी बच्चे को कुछ भी बना सकते हो, आप उसको वैसा एनवायरनमेंट दे दो, ठीक है। उसको सही डायरेक्शन में उसकी आप स्टडी कराइए, तैयारी कराइए, बच्चे को जो चाहोगे वो बना दोगे आप लोग। वॉटसन ने कितनी बढ़िया बात बोली, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, जो कहोगे वो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब हर बच्चे के अंदर सीखने की एबिलिटी होती है, आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको प्रोत्साहित करिए, आप उसका काम के प्रति इंटरेस्ट बनाइए। जब इंटरेस्ट बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो इंटरेस्ट और ज्यादा बनेगा, और यही कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बच्चे को बच्चे की मंजिल पर जरूर लेके जाएगा, है कि नहीं। तो भैया ये बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नहीं के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। देखो यार नहीं है, तो आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री, इसका मतलब होता है कि वो चीजें जिनको बच्चा देख सकता है, छू सकता है। बच्चे को सिलेंडर पढ़ाना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ाना है, बच्चे को दिखाइए ये सिलेंडर होता है, बच्चा इसको देख भी सकता है, छू भी सकता है। इसके जरिए बच्चे को सिलेंडर आसानी से पढ़ाया जा सकता है। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणा, गणित के जो कंसेप्ट होते हैं ना, उसको समझने में सहायता मिलती है। उसको इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए मूर्त शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चे के कंसेप्ट दूर किए जा सकते हैं। ये वाली तो बात सही है, लेकिन हमको नहीं के लिए बताना है, ये तो सही वाला है। छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर देना, ये क्या बात हुई? पहले तो ये वाली बात गलत हो गई। जहां पर टेस्टिंग की बात होती है, क्या बच्चे को मैथ जो पेपर होते हैं, आप लोगों के एग्जाम होते हैं, उसमें अच्छे नंबर लेके आए, उसी के लिए तैयार करना है? नहीं यार, हमें बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये तो छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक सुनिश्चित और एक है ना, एक ऐसा स्थान दे दो जहां पर बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी करे। में कंप्लीट डेवलपमेंट वाली बात कहां पर आ गई? ये तो पूरी तरह से गलत है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आगे पढ़े एक बार, छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह उत्पन्न करना, ये तो अच्छी बात है। बच्चे के अंदर बच्चे को मोटिवेट करना है, उसका इंटरेस्ट बनाना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तो ये चीजें तो अच्छी बात है। खेल पहेलियों की सहायता से बच्चे के कंसेप्ट क्लियर कराना, तो ये भी अच्छी बात है। तो भाई ये वाली बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी, छात्रों को गणित की परीक्षा के लिए तैयारी कराना एक जगह सुनिश्चित करके, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो भैया बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां देखिए, शिक्षिका छात्रों को कागज पर पैमाने पैमाने पेंसिल की सहायता से कुछ चतुर्भुज बनाने को कहती है। टीचर क्या बोलती है कि आप कागज पर रूलर पैमाने की सहायता से आप क्या करो, चतुर्भुज बनाइए, ठीक है। और फिर वह चांद प्रोजेक्टर जो डी होती है, डी से उनको मेजरमेंट करते हैं, चांद से चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात करिए। पहले तो टीचर ने कहा कि आप कागज पे क्वाड्रिलेटर बनाइए, फिर ये डी ले लो, डी से आप लोग उसको मापो, मेजरमेंट करो, ठीक है। और प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग ज्ञात करने को कहती है। छात्र यह प्राप्त करते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री या पूरा 360 डिग्री है। तो यार ये सारी चीजें तो एक तरह से एग्जाम्पल ही तो हैं। पहले बच्चे को कागज दिया, फिर चतुर्भुज बनाने को बोला, फिर डी दिया, अब इसको मेजरमेंट करो, नहीं होगा तो फिर टीचर कराएगी।
तो ये तो एक तरह से उदाहरण से नियम की तरफ जा रही है बात। फिर उसने लिख भी दिया सीधा सीधा, यह उदाहरण, अरे तो उदाहरण ही तो था ये, उदाहरण से नियम की तरफ। ये क्या होती है, आगमन विधि होती है, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच होती है, इसी को तो बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। एग्जाम्पल, उदाहरण से नियम की ओर, छोटी क्लासों में यूज होता है इसका प्रयोग, है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, डी करोगे। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा, अभिगृहित के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि अभिगृहित क्या होता है। वो चीजें जो स्पष्ट दिखाई दे, जैसे दो सिक्के हैं, एक एक रुपए के हैं, ठीक है, वो तो स्पष्टीकरण है, उसको क्या प्रूफ करना है। 1 रुपया बराबर है 1 रुपया, उसको क्या प्रूफ करना है। अगर जैसे कि 10 है, यहां पर भी 10 है, तो इसको क्या सिद्ध करना है। अब देखिए ना एक बार, अभिगृहित का मतलब होता है कि जो सत्य हो, जो स्पष्ट क्लियर दिखाई दे, उन्हीं को कहा जाता है। अब देखना एक बार, अभिगृहित कथन बीजीय सरोग समीकरणों से संबंधित कथन होते हैं। तो भैया ये तो स्पष्ट चीजें हैं, ये अलजेब्रा की चीजें हैं, ये संबंधित कैसे हो सकती हैं, पूरी तरह से गलत बात है। अभिगृहित गणित को ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो चीज साफ दिखाई दे रही है, भाई ये 10 है ये भी 10 है, तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो दोनों, इसको सिद्ध क्या करना है, भाई 10 को 10 के बराबर सिद्ध करिए, क्या मतलब हुआ। अब इसमें देखो मैंने 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब इसको सिद्ध क्या करके दिखाना है, तो ये वाली बात पूरी तरह से सही हो जाएगी। अभिगृहित साधे हैं जो परमेय के समान होते हैं, अरे ये तो स्पष्टीकरण होती है चीजें, तो भाई वो परमेय के, ये थ्योरम थोड़ी ना होती हैं। ये भाई जो चीज स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है, जो सत्य है, ठीक है, तो उसको परमेय थ्योरम के समान कैसे रखा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती भाई, ये यार सत्य चीजें होती हैं, तो प्रूफ नहीं करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है। देखना एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा गणित, जो मैथ्स की जो थ्योरम होती है, उसके संदर्भ में सही नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं। ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्य के सामान्यीकृत कथन है, ठीक है, इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। थ्योरम को तो गणित के रूप में करेंगे, ये वाली तो बात सही वाली बात है, हमको नहीं वाली बतानी है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है, अरे ये क्या बात बोल दी उसने, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने का एक ही तरीका होता है। भाई किसी भी क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है, थ्योरम को भी कई तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, ये बात तो गलत है यार। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का बोलते कि एक एक ही तरीका होता है, ये तो गलत बात है। अप्रमाणित प्रमेयों को अनुमान, अप्रमाणित जो प्रमेय होती हैं को अनुमान कहते हैं। हाँ, तो जो थ्योरम होती है ना, तो जो जिसको थ्योरम के बारे में कंप्लीटली नॉलेज है, वो बोलेगा यार इसको तो मैं ऐसे भी कर दूंगा। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मान लो कि अर्थमेटिक का है, मैं नहीं बोल दूंगा यार मैं तो इसको एक्स वाले तरीके से भी कर दूंगा, मैं परसेंटेज से भी कर दूंगा, मैं इसको एलिगेशन लगा के कर दूंगा, मैं एलसीएम लेके कर दूंगा। होते हैं ना कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, तो थ्योरम को भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी सही वाली बात है। तो फिर गलत क्या है, अच्छा गलत सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या चीज जरूरी है। क्या वो टीचर अच्छा होता है जो आपको फॉर्मूले याद करा दे, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करा दे, क्या वो टीचर अच्छा होता है। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करना, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि एक दुकानदार 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेच, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद के 6 रुपए में 5 आर्टिकल के हिसाब से बेच देता है। 5 5 25 6 6 36, 25 में खरीदा 36 में बेचा, 11 का प्रॉफिट। 11/25 गुना में 100, 100 को 25 से काटोगे 4, 11 चौक 44% आंसर। ये तो मैंने फटाफट कर दिया, क्या मैं अच्छा टीचर हुआ। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अच्छा टीचर वो होता है जो कंसेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को समझाए, उन एग्जाम्पलों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जिनसे बच्चा परिचित हो, बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के कंसेप्ट लिए क्वेश्चन कराएं, वो टीचर अच्छा माना जाता है।
तो ये तो गलत बात हो गई, ये भी गलत हो गई। सवालों के उत्तर अलग अलग तकनीक से देने में टीचर का परफेक्शन होना, तो उसमें बच्चे को क्या फायदा हुआ? मान लो कि टीचर इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाना अच्छे से नहीं आता, तो फिर वो बच्चे को क्या फायदा हुआ उससे? ठीक है, टीचर को पीएचडी होना जरूरी नहीं है, टीचर को अच्छा पढ़ाना भी आना चाहिए। हम लोग बहुत सारे टीचर ऐसे देखे हैं जो पीएचडी है पढ़ा नहीं पा रहे, और बहुत टीचर ऐसे देखे हम लोगों ने जो +2 पास है, ग्रेजुएशन पास है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी कंसेप्ट को समझना, पहले तो सारे सब कंसेप्ट को समझाए टीचर, फिर उनको अप्लाई करना बताए, अप्लाई रियल लाइफ से अप्लाई करना सिखाए, और उनके बीच में संबंध बिठाए, वो टीचर अच्छा टीचर माना जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक वर्ग है, यहां पर देखिएगा साथियों, एक वर्ग दे रखा है, यहां पर एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार आना लोग क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। पिछले 1 घंटा 40 मिनट से आप लोगों की क्लास चल रही है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के ना सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। थोड़ी देर में आप लोगों की क्लास खत्म होने जा रही है भाई। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 से 3 क्लास क्वेश्चन और बचे आप लोगों के। तो अभी खत्म करते हैं क्लास। ठीक है भाई, देखना एक बार, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी, यहां पर देखिएगा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए बी क्या है? x+16, और इसने बोला कि बी सी क्या है? 3x है। देखो स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होती है ना, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। x+16 बोले तो 3x। मैंने बराबर क्यों रखा? क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होती हैं। तो x को वहां ले जाओ, 2x आ जाएगा, ये आपके पास 16, x बोले तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8, 8 या 24, तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 यहाँ पर रखोगे तो 16 और 8 24, ये भी 24, तो भाई ये 24 24, ये भी 24, सब 24 हो गया है कि नहीं? सब 24 हो गया। आपको वर्ग का परिमाप बताना है। परिमाप कैसे निकालोगे? 24 24 24 24, पेरीमीटर हो जाएगा 96। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का सम। ठीक है, वो पेरीमीटर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये मैं एक पिक्चर की कटिंग करके आया था क्वेश्चन के साथ में। देखो, एक शिक्षक के वृत्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्या खंडों में काटता है। एक टीचर क्या करता है, इस सर्कुलर, आपको दिखाई दे रहा है क्या? कि फिगर बनाने में टाइम लगता है, फिर मैं कटिंग करके ले आया, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ना एक सर्कल बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे सेक्टर हैं। ठीक है, तो इनका आप लोग है ना इन सभी का एरिया अलग अलग से निकाल के इनको जोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक के वृत्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड को काटता है। जैसे ये सर्कल होता है ना, एक बार देखिए जरा, एक बार आपको थोड़ा सा बताते हैं हम। यहाँ देखिए, जैसे ये सर्कल है आप लोगों का, ठीक है, तो ये सर्कल है, इसमें आप लोग छोटे छोटे सेक्टर काट लीजिए ऐसे में। ठीक है, तो ये सेक्टर, इस चीज को सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर है, या त्रिज्याखंड बोलते हैं। ये छोटे छोटे सेक्टरों को काट कर ऐसे में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो और उन्हें आयत बनाने के लिए इकट्ठा करता है। यह एक गतिविधि है जो खालिस्तान व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। साथियों इन सारी चीजों को जोड़ के पता है क्या निकाला जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है ना πr², वो बना दिया जाएगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी पिक्चर, ये पूरी विधि भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो किया गया ना, सर्कल बना के सेक्टर बना के उनको जोड़ा गया है, तो वो एरिया निकालने के लिए किया गया है। ठीक है, तो सीआरटी में इतना डिटेल में नहीं पूछना चाहिए था उसको। तो अब आप लोग फिलहाल याद कर लीजिएगा या फिर एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा। इन पट्टियों को जोड़कर एरिया निकालने का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। यहां पर देखिएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्ध कोण से कौन सी चतुर्भुज बनती है? साथियों चक्रीय चतुर्भुज ही बनती है। ये काफी एक लंबी थ्योरम है, मैं आपको करा देता हूं, मुझे अच्छे से आती है ये चीजें, मेरा थ्योरम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा मैथ में काफी इंटरेस्ट है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी ले आया था, क्योंकि देखो कितनी बड़ी थ्योरम है, आप लोग देख के डर जाओगे।
तो ऐसा कुछ नहीं, मैं करा देता हूँ, डरने की बात नहीं है। हाँ देखिए, ये आप लोग समझ लेना, आपके लिए है, मैं तो इसी में बता दूंगा। देखो साथियों, यहां पर देखना, आपको ना एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, यहां पर ए पी टी, आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है ना। एक ट्रायंगल आपको बी क्यू की दिखाई दे रही होगी, एक ये ट्रायंगल है, इसके भी तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक है भाई। अब आप लोग देखिएगा, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, टोटल छह एंगल हो गए। आप लोग यहां पर देखोगे, छह एंगल, एक दो तीन चार पांच छह, छह एंगल का सम। देखो ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180, 180 180 360 हो जाएगा। कितना हो गया? 360। 180 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट वहां तक भी करा दिया मैंने। ये दो ट्रायंगल आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, देखो ट्रायंगल, एंगल आपका डी, एंगल ए, एंगल पी, तीनों का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सी क्यू बी, इन तीनों एंगल का सम भी 180 होता है। अब आप लोग देखोगे, किसी भी क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल, चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 हो गया। ठीक है, 360। लेकिन ये तो उनके बाइसेक्टर है ना, उनके आधे। देखो चार एंगल का सम 360, चारों एंगल के आधों का सम, तो 360 का आधा 180 हो जाएगा। तो 360 का मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया, 180 आ गया। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी डी, ठीक है, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन चारों का सम 180 हो गया। और जब, वैसे तो सभी एंगल का सम, छह एंगल का सम 360 था, तो इन चार एंगल का सम 180, तो ये दो एंगल आपके बच गए, तो इनका सम भी 180। जब किसी क्वाड्रिलेटर में, साथियों किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 हो, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो वही चीज प्रूफ की गई थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो भाई आप लोगों के मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये 40 क्वेश्चन आपके कौन से थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 40 के 40 क्वेश्चन आप लोगों के ये वाले थे। देखो ये पीआरटी मैंने आपको आज आपको कराया, 2023 का पेपर कराया है। ठीक है, तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन तो ये करा दिए, और मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन करा दिए जो कॉमन पेपर में आते हैं। मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन कराए हैं। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल का था, इतना टफ पेपर नहीं बनाना चाहिए पीआरटी के बच्चों के लिए। तो अब दे दिया, तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ में करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को करिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करूं, तो आप लोग इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ज्यादा समय तो नहीं बचा हुआ है, 20-22 दिन हमारे पास और भी बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सारे के सारे पेपर और सारे के सारे पीवाईक्यू और सारे के सारे चैप्टर, तो वन शॉट, एक ही शॉट में, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट, 2-2 3-3 घंटे की क्लास लेके करा सकता हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास ठीक लगी है तो क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी और मेरी ट्यूनिंग एकदम फिट बैठती है तो मैं बिल्कुल इन सारी क्लासों को, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों को कराऊंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा। या फिर आप लोग है ना व्हाट्सएप पे मुझे हेलो लिख दीजिएगा, सर हम लोग एस्टेट की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी क्लास ले लीजिएगा। ये मैसेज कर देना आप मुझे 9518025070, इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, तो भी मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करूंगा। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जिंदगी इसी का नाम है। तो कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी जो इस अंदाज से कि तुम्हें देख के लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूंगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। और 40 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चनों में टाइम तो लगता ही है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक